नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। आयुर्वेद के छात्रों की पढ़ाई में एनाटॉमी एक्ट बना रोड़ा, प्रैक्टिकल के लिए नहीं मिल रही मृत शरीर। केंद्र सरकार के नाम एमआर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। रीवा में बिना चुनाव बनी गांव की सरकार, ग्राम में निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच। खबरें अब विस्तार से। वर्ष 1972 से रीवा में आयुर्वेद महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। 14 विभागों वाले इस महाविद्यालय में BAMS की 75 सीटें संचालित हो रही हैं। वर्तमान में करीब 300 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। आपको बता दें कि इस महाविद्यालय में हैरानी की बात यह है कि इन आयुर्वेद छात्रों को पढ़ाई के लिए अब तक एक भी दधीच यानी मृत मानव शरीर नहीं मिला है। नकली बॉडी में प्रैक्टिकल कर छात्र डॉक्टर बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एनाटॉमी एक्ट की कठिनाइयों को बताया जा रहा है। आयुर्वेद महाविद्यालय को संचालित होते करीब 50 वर्ष पूरे होने को हैं। तब से लेकर अब तक इस कॉलेज ने हजारों आयुर्वेद चिकित्सक देश को दिए हैं। कई चिकित्सक तो देश के बाहर भी काम कर नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आज तक एक भी मानव शरीर नहीं मिला जिससे छात्र पढ़ाई कर सके। पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन नकली बॉडी मंगाता है, उसी से पढ़ाई कर छात्र डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से मृत मानव शरीर मिलने का प्रयास नहीं किया जा रहा। इसके लिए कॉलेज के प्राचार्य द्वारा देश के कई शरीर रचना महानगरों के मेडिकल कॉलेज, पुलिस व FSL विभाग से पत्राचार किया गया। एनाटॉमी और मानव शरीर की डिमांड की गई, लेकिन आज तक किसी ने पत्रों पर अमल नहीं किया। लिहाजा आज भी यहाँ पढ़ने वाले छात्र नकली मानव शरीर में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बताया जा रहा है एक बॉडी में करीब 30 छात्र पढ़ सकते हैं। ये बॉडी करीब 1 वर्ष तक पढ़ने लायक रहती है, इसके बाद इसे दफना दिया जाता है। ऐसे में आयुर्वेद महाविद्यालय को 1 वर्ष में कम से कम 10 बॉडी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तक इस महाविद्यालय को एक भी बॉडी नसीब नहीं हुई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी के अंश। ये समस्या चल रही है। हाँ, ये समस्या हमारे यहाँ लगभग प्रारंभ से ही है। बहुत सालों पहले बॉडी आती थी। दधीच में हमारे फर्स्ट ईयर में विषय होता है रचना शरीर विषय। रचना शरीर में मृत मानव शरीर की आवश्यकता होती है, जिस पर कि बच्चे डिसेक्शन करके सीखते हैं। लेकिन ये जो भारत सरकार का एनाटॉमी एक्ट है, उस एक्ट में भी नए प्रावधानों के अनुसार हम लोग सीधे मृत मानव शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। हमको जो शरीर मिलेगा वो मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही मिलता है। मेडिकल कॉलेज में भी हमने बात करी, यहाँ स्थानीय मेडिकल कॉलेज से, और भी बाहर के महाराष्ट्र के, बॉम्बे के, नागपुर के से बात करी मैंने, तो उनके यहाँ भी मृत मानव देह की कमी रहती है, इसलिए उनके यहाँ ही पूर्ति नहीं हो पाती। जितने देह उनको चाहिए, जितनी सीट के हिसाब से 20 बच्चों पर एक देह की आवश्यकता उनके यहाँ होती है, तो उस अनुपात में उनके यहाँ ही बॉडी की कमी बनी रहती है, इसलिए वो भी उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट करते हैं। तो हम लोग सीधे तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो ये समस्या बनी हुई रही है हमारे यहाँ। अभी किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी स्पेसिमेन के द्वारा या मेडिकल कॉलेज से जो डिसेक्शन होते हैं, उन डिसेक्शन के बाद जो बॉडी पार्ट्स निकलते हैं, वो पार्ट हम लोग लाते हैं वहाँ से, और उनके द्वारा बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। कितने छात्र होंगे सर? हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में 75 सीट हैं। 75 सीट के लिए 20 के हिसाब से कम 10 बॉडी तो होना चाहिए। लेकिन 10 नहीं मैं कह रहा हूँ, साल में 2 बॉडी भी मिल जाए तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन वो 2 बॉडी भी नहीं मिल पाती। कितने सालों से समस्या है सर ये 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं रीवा में 20 साल से पदस्थ हूँ, तो 20 साल से तो नहीं है। उसके पहले बताते हैं कि आती थी। उस समय शायद एक्ट में कुछ प्रावधान रहे होंगे, कुछ आसान रहा हो, इसकी वजह से बॉडी प्राप्त होती है। लेकिन बाद में तत्काल में कुछ जो है एक्ट जो है कुछ कड़े हुए, जिसकी वजह से बॉडी हमको सीधे प्राप्त नहीं होती। मैंने इलाहाबाद में भी पता किया, हरिद्वार से भी पता किया कि वहाँ जो तीर्थयात्री या साधु सन्यासी जाते हैं उनके भी देह प्राप्त होती हैं, तो वहाँ के भी प्रशासन ने भी देने से मना कर दिया कि वो भी सीखने में कठिनाइयाँ भी आती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली जो देखने में आता है कि उसके ऊपर डिसेक्शन करके जो बच्चे पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने खुद किया हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय पर्याप्त शरीर मिलते थे और हम लोगों ने खुद डिसेक्शन किया हुआ है, तो उसमें जो पढ़ाई होती है, उसमें जो बच्चा सीखता है वो आर्टिफिशियल या स्पेसिमेन के द्वारा नहीं सीख सकते। रीवा में बिना चुनाव बनी गांव की सरकार, करहिया नंबर 1 में ग्राम पंचायत की निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच सहित 20 पंच। पहली बार गांव के लोगों ने महिला को निर्विरोध चुना है सरपंच। आपसी सहमत से बनी सरकार।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद गांव से लेकर शहर तक उम्मीदवारों के बीच खींचतान मची हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां बिना चुनाव के ही आपसी सहमति से गांव की सरकार बनाई जा रही है। गौरतलब है कि सरकार निर्विरोध चुने जाने वाली पंचायतों को विकास के लिए 25 लाख देने और मॉडल गांव बनाने की तैयारी में है। ऐसे में गांव के लोग विकास को अहमियत दे रहे हैं। दरअसल रीवा जनपद पंचायत के करैया नंबर 1 ग्राम पंचायत के लोगों ने एकता की मिसाल कायम करते हुए महिला सरपंच और 20 पंचों को निर्विरोध चुना है। बताया जाता है कि गांव में 2-2 पर्चे दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में गांव वालों की आपसी सहमति से गांव की ही महिला को निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया और साथ ही 20 पंचों को भी निर्विरोध चुना गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो गांव को प्रदेश का मॉडल गांव बनाना चाहते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली 25 लाख की राशि को गांव के विकास में लगाना चाहते हैं, जिसके लिए सभी ने एक राय होकर एकता की मिसाल कायम करी है। गांव के सरपंच और पंच को निर्विरोध चुनकर उन्होंने बता दिया कि करैया नंबर में निर्विरोध चुनाव के बाद ग्रामीण खुश हैं। ग्रामीण इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए बेहद ही खुश हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी ये पंचायत। जानकारी के मुताबिक रीवा जनपद की जिस पंचायत में सरपंच और पंचों को निर्विरोध चुना गया है वो पंचायत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी। बताया गया है कि पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग के सिर्फ 8 मतदाता हैं। ऐसे में 8 लोगों के बीच सामंजस्य बनाया गया और पढ़ी लिखी व जागरूक महिला रेखा रावत को निर्विरोध सरपंच चुना गया है। प्रस्तुत है पूर्व सरपंच बबलू एवं निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच रेखा रावत से प्राप्त जानकारी के अंश। तो ये नए सरपंच रेखा रावत बनी हैं। गांव के सर्वसम्मत से गांव में कई गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं, लेकिन सभी ग्रुपों ने इकट्ठा होकर ये सोचा कि इनको सरपंच बनाया जाए और निर्विरोध रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि 25 लाख रुपया दिया जाएगा जब सारे पंच वहाँ के निर्विरोध हो। तो सभी लोगों ने मिल के प्रयास किया कि सारे वार्ड भी निर्विरोध हो जाए। तो अभी एक वार्ड है जो 8 वार्ड है, उसमें अभी 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन 10 तारीख को बात हो चुकी है, एक को निकलवा दिया जाएगा फार्म और सारे वार्ड भी निर्विरोध हो जाएंगे। सहयोग से जो होगा विकास उनके सहयोग से मैं करना चाहती हूँ। नाली है, सड़कें हैं, लोगों का राशन कार्ड है, पर्चियाँ हैं, जो नए नए जो शिफ्ट हो रहे हैं इस बस्ती में, उनके माध्यम से हम उनका काम। ऐसा कौन सा सपना रह गया जो अधूरा रह गया? मेरा सपना था कि मेरी ग्राम पंचायत मॉडल पंचायत बनाऊं और एक मध्य प्रदेश में पहचान हो, लेकिन मेरा वो सपना अधूरा रह गया। वो सपना मैं रेखा रावत के साथ मिलके उस सपने को पूरा करूंगा जो मॉडल पंचायत बन सके और मध्य प्रदेश में नाम हो इस ग्राम पंचायत का। बताइए क्या है आपकी इच्छा? जी बिल्कुल, जैसा सर कह रहे हैं कि मॉडल पंचायत बनाना चाहते थे, उनका सपना अधूरा रह गया है। हम कोशिश करते हैं और करेंगे कि वो सपना पूरा हो, मॉडल पंचायत बने। बस हमारा यही सहयोग है। सबसे धन्यवाद। रीवा जिले में लगातार बस पलटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते 3 दिनों में 3 बस पलटने की घटना सामने आई है। गुरुवार की सुबह सोहागी घाटी में अनियंत्रित होकर फिर एक बस पलट गई। आपको बता दें कि इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। रीवा जिला इन दिनों हादसों का शहर बन गया है। यहाँ पर हादसों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। हर दिन कोई न कोई हादसा सामने आ रहा है। गुरुवार की सुबह फिर रीवा के लिए हादसे की खबर लेकर आई। जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH30 सुहागी पहाड़ में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह राजा ट्रेवल्स की बस यात्रियों को लेकर नागपुर से प्रयागराज जा रही थी। जैसे ही बस सुहागी घाटी में पहुंची, अनियंत्रित होकर बस पलट गई। कहते हैं कि बस की स्पीड ज्यादा थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। इस हादसे में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की खबर लगते ही ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। बीते 3 दिनों में रीवा जिले में ये तीसरी बस दुर्घटना है। सोमवार की दोपहर जहां गोविंदगढ़ के छुइया घाटी में बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं दूसरा बस हादसा सोमवार की रात ही गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोलर प्लांट के पास हुआ था।
इस हादसे में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और एक वृद्ध यात्री की मौत भी हो गई थी। अब तीसरा बस हादसा गुरुवार की सुबह सुहागी पहाड़ में हो गया है, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। तो ये सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बस पलटने का मामला है, क्या पूरी? हाँ, आज सुबह 7:30 बजे के आसपास सुहागी पुलिस को एक खबर मिली थी कि सुहागी पहाड़ के आसपास में एक बस पलटी है। थाना प्रभारी और उनकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा जनता के सहयोग से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी लगी कि राजा ट्रेवल्स की बस है जो नागपुर से प्रयागराज जा रही थी और सुहागी पहाड़ के पास जब एक बस थोड़ा ढाल पे थी तो ड्राइवर और जो उसमें बैठे यात्रियों से पूछताछ के बाद पता लगा संभवतः उसका बस का प्रेशर पाइप फट जाने के कारण से बस ब्रेक नहीं लग पाया और जिसके कारण बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। उसमें से करीब 9 लोग घायल हुए थे। एक महिला को थोड़ा सा गंभीर चोट है हाथ में। बाकी सभी लोग त्योथर से प्राथमिक उपचार करा के ज़्यादातर जा चुके हैं और कुछ जो बचे हैं वो जा रहे हैं। महिला एजेंट में आ गई है, उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। लूटपाट के इरादे से बदमाश ने धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को कट्टे सहित किया गिरफ्तार। दिन ढलते ही आपराधिक तत्व एवं बदमाश हो जाते हैं सक्रिय। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने एक और चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। रीवा शहर इन दिनों आपराधिक घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा है, जबकि पूरे जिले में आचार संहिता लागू है। बता दें कि जिले में दिन ढलते ही बदमाश अपना सिर उठाने लगते हैं। बीती रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छोटी पुल में एक चाकूबाजी की घटना घटित हुई है। पीड़ित आनंददीन पटेल ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर घटना की शिकायत की। उसने बताया कि वो रिश्तेदारी में शामिल होने बनकुइयां जा रहा था, तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाश उसका पीछा करने लगे। जब उसने बाइक धीमी की तो बदमाश उसके साथ मारपीट करने लगे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। माना जा रहा है कि लूट के इरादे से बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कवाड़ी मोहल्ला निवासी बादल लोनिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छोटी पुल के पास नशे की हालत में एक युवक ने पैसे के विवाद को लेकर दूसरे युवक पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत है पीड़ित आनंददीन पटेल एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। आनंददीन पटेल। कौन आपको क्या? सर नाम तो नहीं जानते। हम जा रहे थे सर, बनकुइयाँ जा रहे थे जी, रिश्तेदार हैं हमारे, तो वहाँ जा रहे थे तो मतलब आके सामने खड़ा हो गया। मोटरसाइकिल हमने धीमी कर दिया, तो जब धीमी कर लिया तो मारना शुरू कर दिया और मारने के बाद फिर हमने उसका देखा कि मतलब लगातार मारता जाता है। हमने हाथ पकड़ा तो फिर उसने कैंची निकाल दिया। सोचे कि चाकू निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है। तब तक उसने निकाल के बिल्कुल ऐसे मार दिया सर। देख नहीं भाई, मार दिया। और पहले तो मार रहा था तो हम शांत खड़े थे। कहाँ की घटना है? छोटी पुल की। कितने बजे की आपको? 9 बजे। रात एक धारदार हथियार से हमला किया गया, क्या पूरा? ये छोटी पुल के पास की बात है। कवाड़ी मोहल्ला के सामने की घटना है। एक व्यक्ति है पटेल, वो आ रहा था। उसी समय पुल के पास में एक बादल लुनिया नाम का लड़का था, नशे की हालत में था। उससे कुछ पैसे वैसे मांगने लगा। उसने मना ना किया तो उससे हमारा पीटी करने लगा। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो उसको एक छोटी सी चाकू लिए था, लगभग 1-2 उंगल की, जो छोटे बाल काटने के हिसाब से रहती है। उस कैंची से उसको मारा है। मारने के प्रयास किया तो हाथ लगा दिया। तो उसके बाद उसने पुलिस को खबर की। पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और घटना के तत्कालवादी आरोपी को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी लगी अभी थाने से, उसके पास से एक कट्टा भी मिला हुआ है जो पुलिस अभी जब्त करेगी, आवश्यक कार्रवाई करेगी। लगातार उस क्षेत्र में ही घटना हो रही, कबाड़ी मोहल्ले के लिए आए दिन। हाँ, जैसे वो देख रहे हैं कि चाकू है, छोटा सा चाकू है, मतलब ये पेन के साइज से भी छोटा चाकू है, कैंची है। तो कैंची से मार दिया उसने। उसके पास रखा हुआ था, नशे की हालत में। मतलब रात में पूछताछ करने की कोशिश भी की गई कि क्या घटनाक्रम हुआ, तो इतने ज़्यादा नशे की हालत में था कि बता भी नहीं पा रहा था वो। उसमें 327, 324 का प्रकरण पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। MR यूनियन यानी कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर जिला कार्यालय में केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
असल में यूनियन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किए गए श्रम सुधार कानून से नाराज है। आपको बता दें कि एमआर यूनियन के जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने बताया कि देश में कार्यरत लगभग 3 लाख से अधिक दवा एवं विक्रय प्रतिनिधि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र और दूसरे अन्य उद्योगों में स्थायी या प्रशिक्षित रूप से कार्य करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नियोक्ताओं से संबंधित मांगों को लेकर गुरुवार को नारेबाजी कर केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर विरोध जताया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को लचीला कर इन्हें 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है, जिस कारण जो थोड़े बहुत अधिकार इन श्रम कानूनों के माध्यम से मेहनतकश तबकों को प्राप्त थे वो भी खत्म हो गए हैं। प्रस्तुत है एमआर यूनियन के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन रीवा इकाई के सभी सदस्य हैं और आज केंद्रीय श्रम मंत्री भारत सरकार को माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री भारत सरकार को श्रम पदाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि सरकार ने अपने मानसून सत्र में 4 किसानों का बिल लाए थे, उसी तरह से 4 श्रम संहिताएं भी लाए हैं 44 श्रम कानूनों को बर्खास्त करते हुए। हम लोगों की मांग है कि वो जो 44 श्रम कानून थे वो श्रमिक हितैषी थे, श्रमिकों को भला जो कुछ भी हो रहा था उन्हीं कानूनों के माध्यम से हो रहा था। अगर उन कानूनों में भी बदलाव किया जाता है तो भारत देश के तमाम जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन सब का अहित होगा। इसलिए हम ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। खास करके दवा प्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, जो केवल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बना हुआ है, वो भी बदलाव किया जा रहा है। उससे हम तमाम दवा प्रतिनिधियों का दवा कंपनियों के द्वारा शोषण बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हम ये ज्ञापन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सौरभ मिश्रा, रीवा इकाई का अध्यक्ष। कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। मनगांव में आयोजित इस कार्यक्रम में झूमे श्रोता। आपको बता दें कि कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में कल 8 जून को महाविद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से आए कवियों ने समा बांधा। बता दें कि कल 8 जून को महाविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी, संचालक मनोज तिवारी एवं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा पटेल एवं विभिन्न फैकल्टी एवं छात्रों की उपस्थिति में स्थापना दिवस काफी गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आमंत्रित कवि पदम अलवेला हाथरस, शिव किशोर खंजन गीतकार बाराबंकी उत्तर प्रदेश, हरेंद्र सिंह एहसास अहमदाबाद, रामलखन सिंह बघेल महगना, पावनी कुमारी दिल्ली, सत्येंद्र शुक्ला सजग देव तालाब ने अपनी हास्य ओज एवं गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मंच का संचालन अशोक बेशराम प्रयागराज द्वारा किया गया, जिन्होंने देर रात तक श्रोताओं को बांध कर रखा। वहीं आमंत्रित कवियों को शाल एवं श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। कवि सम्मेलन का एक सिलसिला जो अनवरत इस संस्थान में चल रहा है, उसको और इस शैक्षणिक यात्रा को आगे ले जाने के लिए आप सबका समाज में सहयोग मिलता है, यह अकेले के बस का काम नहीं है। और आप सब जो हमारे सहयोगी साथी हैं, इसी तरह अपना मार्गदर्शन, अपना सहयोग और स्नेह आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आपका इस कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पवित्र परिसर में हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और जो इस देश के नामचीन कवि यहाँ पर पधारे हुए, हम लोग उनको सुनेंगे। हास्य भी होगा, मनोरंजन भी होगा। ये इतिहास, भूगोल और न जाने किस किस विषय की बात आप लोग करेंगे। हम बहुत लंबा अभी वक्त न लेते हुए पुनः हृदय से इस परिसर में आपका स्वागत वंदन करते हैं। जड़ चेतन चर अचर अजर जर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं, उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान, उस कविता को नहीं बांटते हिंदुस्तान नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान की
की बात करती हूँ, देश की बात करती हूँ। इन दिनों देश में हर तरफ बांटने की बात चलती है। अगड़ा पिछड़ा के आधार पर, ऊंचा नीचा के आधार पर, ब्राह्मण भंगी, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, न जाने कितने आधारों पर लोगों को बांटा गया। और जब बांटा जाता है इन सामाजिक मापदंडों के आधार पर, तो एक अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को तुच्छ समझता है। तो ये आपके सामने भी ऐसा बर्तन करे तो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, उत्तर देना कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम। किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। जमाने में किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।